यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर यूनिट्स क्या है, आप ये बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हो, जैसे टाइम के यूनिट सेकंड है, डिस्टेंस के यूनिट मीटर या किलोमीटर है, और जो मास है उसकी यूनिट केजी है। तो आपको यूनिट्स ये बताते हैं आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हो। डायमेंशंस क्या है आज थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर स्टार्ट है एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट है जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड is known as physical quantity। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन है कि जो क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे क्या हम टाइम को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम मास को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को कर सकते हैं, डेंसिटी को कर सकते हैं, वॉल्यूम को कर सकते हैं, टेम्परेचर कर सकते हैं। क्या हम इमोशंस को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम पेन को भी मेजर नहीं कर सकते। हम ऐसी चीज़ें हैं जो मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आती नहीं है, मेजरेबल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो क्वांटिटीज मेजर हो सकती हैं, और हम स्टडी भी वही करते हैं जो मेजर हो सकती हैं, उन क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जितनी क्वांटिटीज़ हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ फर्दर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में 100, 200, 2000 कितनी भी हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आप इसमें इस तरीके से लिखें, ये रही आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड क्वांटिटी। अब क्वांटिटी तो बहुत सारी हैं, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ 7 हैं, ओनली 7। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल, 8 भी नहीं है, 7 है टोटल। बाकी जितने भी क्वांटिटीज हम स्टडी करेंगे वो डेराइव्ड है। अब ये ऐसा नाम क्यों रखा इसको समझते हैं। पहले आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखें। सबसे पहली क्वांटिटी फंडामेंटल है मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये लो, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हें नोट कर लें। ना, बस ये 7 ही हैं। तुम इसके अलावा कोई क्वांटिटी अगर बोलो फिजिक्स में, कोई भी क्वांटिटी, वो इन 7 से ही बनी होगी, तभी उनका नाम क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मास की, तो मास सबको पता है किस में मेजर किया जाता है? इन केजी। ठीक है, केजी यूनिट्स हैं इसके। लेंथ किस में मेजर की जाएगी? मीटर में। टाइम किस में मेजर किया जाएगा? सेकेंड में। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाएगा? केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में। इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर किया जाएगा? एम्पियर में, एम्पियर्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस का मतलब लाइट, लाइट, और इंटेंसिटी का मतलब समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। तो हम +2 में पढ़ेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक ट्यूब में ज़्यादा लाइट आ रही है, एक में कम लाइट आ रही है, मेजर कैसे करोगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसके यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैंडला।
कैंडला, CD लिखते हैं कैंडला, ठीक। तो लाइट को मेजर करने का तरीका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, तो यहाँ पे क्या आएगा मोल। ये आपके हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं मोल, ठीक। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसके यूनिट्स नोट कर लें, ठीक है। यहाँ तक इसके यूनिट्स नोट करें। ठीक, अब बात करते हैं डायमेंशन की। देखो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन का मतलब एक सिंबल है, सिंबल टू रिप्रेजेंट लेंथ। आपको सिंबल क्यों, लेंथ लिख दो ना तो लेंथ बहुत लंबा है लिखने में, हम क्या करते हैं लेंथ की जगह लिखते हैं L, हमें पता लग जाता है कि किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात हो रही है। तो इसका कुछ सिंबल है, जैसे मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करना है, M बड़ा M, छोटा नहीं बड़ा M, दिस इज सिंबल फॉर मास, जिसके यूनिट क्या होते हैं kg। मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिंबल की बात कर रहा हूं, और फिजिक्स में इसके सिंबल को बोलते हैं डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या है M, लेंथ का डायमेंशन है L, टाइम का डायमेंशन है T, टेम्परेचर का डायमेंशन है केल्विन K, इलेक्ट्रिक करंट का A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का I, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। प्लीज ये नोट करें। यहाँ पर एक सिंबल है, मास का सिंबल है M, स्क्वायर ब्रैकेट में M, तो M का मतलब मास है। तो इसमें फिर ये जो इसके अंदर चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो हम इसको सिंबल नहीं बोलेंगे, हम इसको डायमेंशन बोलेंगे। तो मास का डायमेंशन है M, लेंथ का डायमेंशन है L, टाइम का डायमेंशन है T, टेम्परेचर का केल्विन का K, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर का A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का I, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। तो ये फंडामेंटल की बात हो रही है, ठीक। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। अब लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के क्या बनी, एक डराइव्ड क्वांटिटी। तो हमने डराइव की है एक क्वांटिटी वेलोसिटी, और कहां से डराइव की, फंडामेंटल से डराइव की। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी तो खुद डराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन डराइव्ड क्वांटिटी से फर्दर डराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन इज अ डराइव्ड क्वांटिटी। तो वेलोसिटी डराइव की गई है लेंथ, और देखो दो उन सिंबल से डराइव की गई वेलोसिटी है, तो डराइव्ड है, ये तो खुद डराइव्ड है, तो ये भी डराइव्ड है। जैसे फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो खुद डराइव्ड है, तो ये भी आगे फर्दर डराइव्ड है। तुम फिर इसकी कोई मर्जी क्वांटिटी बोल देना, वो सारी की सारी फंडामेंटल से ही बनी होगी, बात खत्म। तो कोई भी क्वांटिटी बोलोगे वो सातों से बनी होगी, और आज का लेक्चर यही बताएगा आपको। और आज का लेक्चर में फंडामेंटल स्टडी थोड़ी ना करनी है, फंडामेंटल स्टैंडर्ड है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब मास है, मास का बनाने का क्या फॉर्मूला, कोई तोल लो जाके, मास हो गया, बात खत्म हो गई। लेंथ को क्या बनाना, लेंथ मेजर कर लो, लेंथ हो गई। तो ये सब क्वांटिटीज फंडामेंटल है, ये किसी से डराइव नहीं हुई, और ये क्वांटिटीज फंडामेंटल से डराइव हुई हैं। अब अगर बात करते हो यूनिट्स एंड डायमेंशन की, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मास अपॉन मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फोर्स का क्या है, न्यूटन। तो ये क्या है इसके यूनिट्स,
लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, डायमेंशन की, तो डायमेंशन के अंदर देखो क्या है, लेंथ की डायमेंशन बोलो क्या होती है, एल, वहां से आ रही है एल। टाइम की डायमेंशन क्या है, टी। इसे सॉल्व करके पता है क्या आएगा, एल टी रेज टू पावर -1, क्योंकि टी ऊपर चला गया तो रेज टू पावर -1 हो गया, तो एल टी रेज टू पावर -1। उसी तरीके से वेलोसिटी, यहां बनाता हूं मैं, रुको ये देखो, ओके मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां पे मैंने लिखा एल, यहां पे लिखा टी, और ये क्या बना, एल टी -1। उसी तरीके से यहां पे वेलोसिटी का मतलब क्या है, एल टी -1 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का मतलब टी, सॉल्व करो क्या बनेगा, एल टी रेज टू पावर -2, टी ऊपर चला गया रेज टू पावर -2। नेक्स्ट है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का मतलब क्या होता है, m, एक्सेलरेशन ऊपर क्या है, एल टी -2, मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, एम एल टी -2, ये फोर्स है। अब ये क्या है, आप कहोगे ये वेलोसिटी का डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन नहीं है तो सिंबल ही, पर क्योंकि ये डायमेंशन एक फॉर्मूला से बनाया गया है तो इसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल को बोलते हैं डायमेंशंस, और जो डराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन हैं उनको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसे डराइव किए जाएंगे, बनाए जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ऐसे बड़े बनाए याद नहीं करने इससे, फंडामेंटल का तो याद ही होने चाहिए, बात ही खत्म है। डराइव्ड क्वांटिटीज के आज हम पूरे लेक्चर में कुछ नहीं करेंगे, आज 38 के करीब फॉर्मूलाज हैं जो हमने करने हैं, आज पूरे के पूरे फॉर्मूलाज की लिस्ट आज हम तैयार करेंगे, डराइव्ड क्वांटिटीज की, बात खत्म। ठीक, क्वांटिटी तो बहुत है, ड्राइव क्वांटिटी तो अनगिनत है, मैं किस किस का चार्ट बनाऊंगा तो पूरा साल निकल जाएगा, क्वांटिटीज का टेबल ही बनता जाएगा। पर हमने उतनी करनी है जो हमारी +1 में रिक्वायर्ड है, और इस चैप्टर में से जो पेपर आता है। अदरवाइज ड्राइव क्वांटिटीज तो +2 की भी आती हैं, तो +2 क्वांटिटीज पढ़ाओ, +1 भी पढ़ाओ, तो बहुत लंबा काम है। तो हम मेन क्वांटिटीज करेंगे जिसके ऊपर आपकी +1 की एनसीईआरटी और बेसिक कॉम्पिटिशन जो है वो बेस्ड है। तो करें स्टार्ट यहाँ से। ठीक, ये लिख लिया, तो ड्राइव का एक दो एग्जांपल लिख लो, क्योंकि अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं ड्राइव क्वांटिटी का, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। वेटेज सुन लो, आपके स्कूल का जो पहला एग्जाम है अभी जो हो जाएगा 1-1.5 महीने में जाते ही, उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन के कम से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन आना है, 5 से 7 नंबर का पेपर आएगा, क्योंकि ज़्यादा कोर्स हुआ नहीं होता और ये फर्स्ट चैप्टर ही मेजर यूनिट माना जाता है, जो कि किसी गिनती में है भी नहीं वैसे, तो इससे तो फिर स्टार्ट भी नहीं बोली जाती। पर चलो क्योंकि एनसीईआरटी बोलता है ये आना चाहिए, तो चलो आना चाहिए, तो 5-7 नंबर का तो आएगा। फाइनल के अंदर बात करते हो तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फाइनल में बहुत सिलेबस कवर हो जाएगा, तो ये 3 नंबर की वेटेज रखेगा। कंपटीशन के अंदर बात करते हो तो मेंस और नीट में इसका एक क्वेश्चन पक्का है, मतलब और कुछ ठीक होना हो, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का ठीक हो जाता है। यूनिट है ना, तो यूनिट में तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो ये मतलब ठीक वेटेज का चैप्टर है, और ये बड़ा आसान भी है। इस पर जो आप प्रैक्टिस करोगे तो 25 क्वेश्चन अगर मेंस में आने हैं तो एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से काफ़ी रहती है, इसमें से या इसमें से आएगा, ये एक और चैप्टर है एरर्स, उसमें से आएगा, दोनों में से एक आएगा। हम यूनिट्स एंड डायमेंशन कर रहे हैं, अगला चैप्टर एरर्स है, वो भी करेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। नीट में 45 क्वेश्चन आने हैं, 45 क्वेश्चन 1 घंटे में गारंटेड आएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं बोली मैंने, 100% आएगा। नीट में 100% आएगा, मेंस में 50% चांस है, क्योंकि अगला चैप्टर के साथ कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि +1 +2 के क्वेश्चन मेंस में आने ही 25 हैं सिर्फ, तो बहुत सारे, और चैप्टर 50 हैं, तो कुछ ना कुछ वो केबीसी वाले शो होता है, एक चैप्टर उठ गया दूसरा रह गया, पता नहीं क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड है ना, तो कौन सा उठाएगा आपके सेट में मुझे भी नहीं पता वो क्या आएगा। ठीक है, ये तो अब तैयारी तो सारी करके जानी पड़ेगी। ठीक, और एडवांस के अंदर भी आ भी सकता है, एडवांस तो यहाँ से स्टार्ट भी नहीं होता, 3 महीने बाद ही स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग मानते नहीं उसको तो यहाँ से। ठीक, बट पॉइंट यहाँ तक समझ में आ रहा है कि क्या इसमें रूल है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक स्केल लेके आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे तो ऐसे पेज की पार्टीशन कर सकते हो। इसको थोड़ा छोटा रखना, ये सीरियल नंबर है, इसे बहुत छोटा रखना। ये क्वांटिटी है, ये भी छोटा रखना, क्योंकि क्वांटिटी का सिर्फ नाम आना है, जैसे स्ट्रेस, प्रेशर, एरिया, ये भी थोड़ा सा बड़ा रख लेना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसमें क्वांटिटी का फॉर्मूला आना है, तो फॉर्मूला आना है, और ये सबसे बड़ा रखना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपको कैलकुलेशन करनी है, तो पेज की पार्टीशन कर सकते हो ऐसे।
ठीक, तो सबसे पहली क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी डराइव्ड क्वांटिटीज हैं। सबसे पहली क्वांटिटी है एरिया। एरिया, आप एरिया का जो मर्जी फॉर्मूला मुझे बोल दे, आंसर सेम ही आएगा डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मैं बोलता हूँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, रेक्टेंगल का बोल लेता हूँ, लेंथ इनटू लेंथ बोल दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोल लो, कुछ भी बोल दो। मुझे बस ये बताओ लेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर में। और जो मीटर है उसका डायमेंशन क्या है? एल। मीटर का डायमेंशन एल। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ मीटर मत पुट करना। लेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर में। मीटर का डायमेंशन है एल। ब्रेड्थ किस में मेजर की जाती है? मीटर में। मीटर का डायमेंशन क्या है? एल। बी मत लगाना, बी नाम की कोई चीज नहीं है, फंडामेंटल में एल ही आता है। तो एल इंटू एल क्या बनेगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, जो चीज मीटर में मेजर करेंगे उसको बस आप एल लिख देना, और दूसरी चीज भी मीटर में मेजर करेंगे उसको भी एल लिख देना। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। पर एक स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ये एरिया क्यों पुट किया। मैंने कहा तूने क्या पुट किया? वो कहता मैंने ये पुट किया, पाई इंटू आर का स्क्वायर। मैं को कोई बात नहीं, जिस कांस्टेंट के यूनिट नहीं होते उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता। अब मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ग्लास का 1.5 है। अब 1.5 की यूनिट तो है नहीं, जब यूनिट ही नहीं है तो उसका डायमेंशन क्या दोगे? पता ही नहीं, सिंबल क्या दोगे? तो कुछ भी नहीं दोगे, तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। अब जैसे पाई है, पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो मैं यहाँ पे पाई को यूज भी नहीं करूंगा। और मेरे से एरिया थोड़ी ना पूछ रहा है कि आप एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, मेरे से तो डायमेंशन पूछ रहा है। तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं, इट्स अ कांस्टेंट। रेडियस किस में मेजर करते हो? मीटर। मीटर। और डायमेंशन क्या होगा? एल। और मीटर का क्या चल रहा है? स्क्वायर। तो आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम। कोई मर्जी कर लो। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहता है सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा ये बता एरिया के यूनिट क्या होते हैं? कहता मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल। तो तुम वैसे ही एल स्क्वायर कर दो, तुमसे पूछ कौन रहा है फॉर्मूला? ये मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हें ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। मेरे को सिर्फ एक ही चीज का इंटरेस्ट है, जब मैं कहूंगा एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तुम्हारा आंसर एल स्क्वायर होना चाहिए, बस बात खत्म। अब तुम उसको ऐसे ही याद करो, तुम समझ के याद करो, और तुम मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर कन्वर्ट कर दो, मेरे को तब भी चलेगा, बात ही खत्म है। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है, और ना कोई तुमसे पूछने वाला है। ठीक, पहला क्लियर है। फिर देखते हैं नंबर 2 लिखो, वॉल्यूम। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच यूज कर लेते हैं। तो लेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर में, यानी कि डायमेंशन क्या है? एल। ब्रेड्थ किस में? एल। हाइट किस में? एल। मल्टीप्लाई करो एल का क्यूब। एल का क्यूब। ठीक, सही है। तो वॉल्यूम का मतलब एल का क्यूब। ठीक, नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ किस में मेजर करते हैं? एल में। मीटर का मतलब एल में। और टाइम किस में मेजर करते हैं? टी में। तो आंसर क्या आएगा? एल टी रेज टू पावर -1। एल टी रेज टू पावर -1। स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में एल एन टी। तो एल टी रेज टू पावर -1। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? एल टी -1। टाइम क्या है? टी। अब देखो आप कहोगे ये वेलोसिटी का आपको याद है? मेरे को याद है, मेरे को बाय प्रैक्टिस काफ़ी चीज़ें याद हैं। तो एल टी कई याद भी नहीं है, बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं भी याद। तो एल टी -1 तो याद ही है, अब बनाया भी है ऊपर पूरा। डिवाइडेड बाय टाइम तो क्या बनेगा? एल टी रेज टू पावर -2।
एल टी रेज टू पावर -2। ठीक। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या है? m, और एक्सेलरेशन का क्या है? lt -2, पूरा ऊपर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करो m l t -2, m l t -2। ये तो मुझे काफ़ी याद है, क्योंकि और तुम्हें भी याद हो जाएगा। फोर्स का तो बहुत बहुत, देखो फिजिक्स बनी किसी हुई है फोर्स है एनर्जी से। फिजिक्स में पढ़ने की दो ही चीज़ें हैं, या फोर्स या एनर्जी। तो ये तो बहुत फेमस है, ये तो पूरे कम से कम 100 बार यूज़ करोगे इस हफ्ते तुम, कम से कम MLT -2। ठीक है यहाँ तक? तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज वर्क डन। वर्क डन फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? MLT -2 अभी किया, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? L। मल्टीप्लाई करो ML2T -2, ML2T -2। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? तो क्या नंबर चल रहा है? 6, बस 38 है, ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद खत्म हो जाएगा। कुछ 20 के करीब आपने सुनी होंगी, बाकी नहीं सुनी होंगी, तो मिक्स करने के बाद इतना हो जाएगा। संडे को टेस्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है ना, 1 घंटे का थोड़ा मिक्स करके लेंगे। और मंडे को फॉर्मूलाज का टेस्ट है। देखो इसके बिना मैं चल नहीं पाऊंगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आते हैं ना, आपका एक भी न्यूमेरिकल ठीक नहीं होगा, जितना मर्जी आपको कॉन्सेप्ट आता हो ठीक ही नहीं हो सकता। इतनी परफेक्शन चाहिए कि फॉर्मूला तो बस फटाक देके चलना चाहिए। जिसके लिए मुझे फॉर्मूला का टेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब ठीक है, थोड़ा परेशान भी हो जाता है बच्चा, बट इसी बहाने याद हो जाता है आपको। तो बहुत कुछ नहीं है, मैं आपको 10-10 फॉर्मूलाज, सेट ए सेट बी 40 फॉर्मूलाज हैं, 10 10 10 और 10, बात ही खत्म। सबको अलग अलग फॉर्मूलाज है, रैंडम जो मर्जी पर्ची उठा लो, जो सेट उठाना है उठा लो। ठीक। तो ये टेस्ट 2 बार होगा, एक आध फॉर्मूला गलत भी तो होगा ना, तो ठीक भी तो करना है। एकदम परफेक्ट चाहिए, सारे फॉर्मूलाज एकदम फिट चाहिए, तब आएगा मज़ा। ठीक। नंबर घटाने का तो चांस ही नहीं है ना कोई। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला बोलो, हाफ mv²। हाफ का कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। मास का m है, वेलोसिटी का lt -1 है, और उसका होल स्क्वायर है। देख रहे हो, मास की जगह m, वेलोसिटी में lt -1 का स्क्वायर। ओपन करो इसे, m इंटू L² t -2। इसे ओपन करोगे और स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा ML2T -2। आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि वर्क डन का और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो, वर्क डन का भी ML2T -2 है, काइनेटिक एनर्जी का भी ML2T -2 है। सही है? ठीक। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उससे पहले चलो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, फॉर्मूला mgh। अब मुझे ये बात बताओ, mgh में मास का जो डायमेंशन है वो क्या है? m है। g क्या है? g को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? LT -2। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन है। अब तुम्हारी गाड़ी की एक्सेलरेशन हो, तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू किसी भी की एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बस ये बता दो इसके यूनिट्स क्या होते हैं स्मॉल जी के? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ही है ना, वैल्यू जो मर्जी हो, है तो एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन ही रहेगा। तो जहां तुमने ऊपर लिखा था ना एक्सेलरेशन लिखी होगी ये रही, तो यहां लिख लो चाहे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही बात है, लिख लेना। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही बात है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT -2।
ठीक, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही बात है। चलो वापस चलते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर मास स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और हाइट का मतलब क्या है, एल, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, एम एल टू टी माइनस टू। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि फिर से सेम आ रहा है, आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई कहता है ये चक्कर क्या है, मैंने कहा चक्कर कुछ नहीं है, तुम बस ये बताओ वर्क डन के यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स 10th 9th में क्या यूज करते हो, वर्क डन, जूल। काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं, जूल। पोटेंशियल के यूनिट्स क्या हैं, तो जिनके यूनिट जूल है ना, तो फॉर्मूले क्या याद कर रहे हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही है। तो जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी उनका सेम है। तो यहाँ बना देते हैं, देखो, तो यहाँ एक कलर पेन से नोट लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसका मतलब क्या समझें, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, बीच बीच में बनाते जाना है ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, ये डाल देना। मतलब अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें तो आती नहीं, रोटेशनल का मतलब घूमना, गोल घूमने की काइनेटिक एनर्जी, पंखा घूम रहा है, इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर थोड़ी ना है, तो घूम रहा है, ये कौन सा चल रहा है वी के साथ, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन उसके यूनिट जूल होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर विल रिमेन सेम। तो लिख लो ताकि बार बार फॉर्मूला याद ना करने पड़े, कोई भी जो मनपसंद फॉर्मूला है उससे बना लो और सारों का सेम कॉपी कर दो। हाँ, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जिसके यूनिट जूल उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम, बस बात ही खत्म होगी। ठीक है, सेम, हीट एनर्जी, हीट, आई स्क्वायर आर टी में आई एम्पियर है। अच्छा, आप कह रहे हो कि उसको प्रूव करूं कि वो कैसे, मैं कर दूंगा, रुको, वो भी हो जाएगा। किसे, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, दो किस्म की मोशन है फिजिक्स में, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को वर्ड यूज करते हैं एंगुलर, एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एक ही बात है। तो लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऐसी दो टर्म्स आएंगी। तो लीनियर मोमेंटम, जैसे गाड़ी चल रही है उसका लीनियर मोमेंटम है, पंखा घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम है, खड़ा खड़ा घूम रहा है। अभी करेंगे क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या किया था आपने, मास इनटू वेलोसिटी, सुना होगा आपने, मास इनटू वेलोसिटी, सुना हुआ है, एम इनटू वी। हाँ ठीक, 9th में सुना है क्या, 10th में भी सुना है। तो मास इनटू वेलोसिटी, एम, वेलोसिटी में एल टी -1, तो आंसर इज एम
एल टी माइनस 1। तो लिखो फॉर्मूला। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं रो। रो, इसे रो बोलते हैं। तो डेंसिटी होती क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो मास क्या है? m, वॉल्यूम क्या है? l क्यूब। तो आंसर इज ml माइनस 3, ml माइनस 3। हाँ, इस पे देखो कॉपीराइट नहीं है। मैं और आप अपना नाम रोक सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा तेरा नाम रजिस्ट्रिविटी हो गई। तो ठीक है, मेरा नाम रो है यार, मेरा सिंबल भी रो है, क्या प्रॉब्लम है? और रो देखो ये ना सिंबल है, अल्फा बीटा गामा, नाम रख लो अल्फा बीटा गामा हो गए। तो ये सिंबल्स है, इन पे कोई कॉपीराइट नहीं। अब तुम मानोगे डेंसिटी को रो से यूज़ करते हैं, कई लोग नहीं करते, कई लोग ऐसा यूज़ करते हैं डेंसिटी। वो कहते हैं ये सिग्मा बोलते हैं इसे, ये भी डेंसिटी है। कोई कहता मैं नहीं यूज़ करूंगा ये, मैं तो ये यूज़ करूंगा डी। तो ठीक है, फिर डी यूज़ कर ले। कोई कहता नहीं मैं तो ये यूज़ करूंगा, तो डी यूज़ कर ले भाई। तो ये ना कोई फिक्स नहीं है। तुम कहोगे हम क्या करें? जब तुमसे पूछा ना गया तुम जो मर्जी करो। अदरवाइज क्वेश्चन पूछने वाला आपको अपना सिंबल लगा के देगा कि लेट अस सपोज वो कहेगा एक लिक्विड की डेंसिटी रो इज 1 kg पर मीटर क्यूब, या 1 जो भी इसके हाँ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो या फिर सिग्मा इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब, वो लगा के देगा। अब जब उसने लगा दिया फिर देखो पूरे क्वेश्चन में हम वही यूज़ करेंगे। जब नहीं बोला बाय डिफॉल्ट मैं तो रो यूज़ करता हूँ, मतलब मेरी आदत है मैं डी की जगह रो यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है, तो मतलब सिंबल के ऊपर कुछ फिक्स नहीं है। तुम जब ये चैप्टर करोगे ना, तो इस चैप्टर के अंदर भी वो कहेगा डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक्स भी डेंसिटी होती है, नाम रख दिया उसने एक्स डेंसिटी है, क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब आप सिंबल्स के ऊपर मत खेलना, नाम पढ़ना उस सिंबल का मतलब क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ना है डेंसिटी। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, किसी भी चीज के पीछे जब ग्रेडियंट लिखा होता है उस टर्म को डिस्टेंस से डिवाइड कर लो। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय डिस्टेंस, कुछ भी ग्रेडियंट है बाय डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT - 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का मतलब L, L से L कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? T की पावर -1, T की पावर -1। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक। तो एक स्टूडेंट पूछा अभी कि सर ठीक है वेलोसिटी, वैसे ही पूछ रहा हूँ, वो कहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है वैसे? ठीक है, वेलोसिटी तो मुझे पता है कार की वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? ये कैसे, ये मतलब वेलोसिटी को डिस्टेंस से कोई बैठे बैठे डिवाइड करेगा क्यों? लॉजिक क्या है? चलो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया, माना कि एक्सेलरेशन आ गई, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, ये क्या बात बनी? कोई एग्जांपल है माइंड में? कहीं भी यूज करके दिखा दो। ओके, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। तुम जिम में जाओ, उसमें ना ट्रेडमिल लगी हुई है, तुम भागते हो, हिल मोड है, दबाते हो, देखो ऐसे उठती है वो ऊपर। तो देखो उसकी वेलोसिटी, तुम भाग रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर काम हो रहा है कि आप देखो तो सही ना, चीज जो हाइट है उसकी यहाँ से tan थीटा उठता जा रहा है,
तो आपकी वेलोसिटी पे क्या असर है, बिकॉज वो हाइट उठती जा रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसकी जगह और एक तरीका है और बताता हूँ। जब एक लिक्विड फ्लो करता है, पानी जब फ्लो करता है ना, मान लो एक पाइप है या चलो रिवर है, रिवर में क्या होता है, बेसिकली पानी बह रहा है, बड़ी शांत है रिवर, आराम से पानी बह रहा है। क्या लगता है आपको पूरा रिवर का पानी एक ही वेलोसिटी के साथ बह रहा है? नहीं, बहुत गहरी है रिवर, क्या करोगे, ऊपर पानी बह रहा है, नीचे डुबकी मारो, पानी उतनी स्पीड से बह रहा होगा? नहीं बह रहा होगा, रेस्ट पे होगा ऑलमोस्ट ज़मीन के साथ। जितना नीचे जाओगे उतना ही पानी कम बह रहा होगा, ऊपर ज़्यादा बह रहा है। अब देखो, आप देखना चाहते हो, ऊपर वेलोसिटी 10 है, अगली लेयर की वेलोसिटी 9 है, अगली 8 है, अगली 7 है, 6 है। आप डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी को स्टडी करते जा रहे हो कि कितना डिस्टेंस डीप जाके कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। आप लोगों को बता सकते हो भाई 10 मीटर दूर नीचे चला जाइयो तो सेफ है, ऊपर 10 मीटर तक रहेगा तो वेलोसिटी बहुत तेज है, 10 मीटर के बाद पानी की स्पीड स्लो है। आप उससे क्या कैलकुलेट कर रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिर्फ यही नहीं, अगर आप उसको रेशियो बता दो कि इतने मीटर में इतनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो 15 मीटर नीचे जाके बता देगा, 15 मीटर नीचे जाके रिवर की ये वेलोसिटी होगी। क्योंकि 1 मीटर में मान लो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो 1 मीटर में मान लो आप 1 मीटर डाउन जाते हैं, वेलोसिटी 10 की 8 हो जाती है। अगला 1 मीटर डाउन जाते हैं, वेलोसिटी 8 की 6 हो जाती है। आप 1 मीटर नीचे जाएंगे, वेलोसिटी 6 की 4 हो जाएगी। ये यूज़ किया आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आइडिया समझ में आया? हम यूज़ नहीं करेंगे, पर आने वाले लिक्विड्स के चैप्टर में हम इसको यूज़ करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी तो फॉर्मूला करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे कुछ यूज़ किया जाता है इसे। ठीक है, नॉलेज से कि चलो चैप्टर बोर ना लगे, और तो कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला याद करना किसी को पसंद है, मेरे को तो पसंद नहीं है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका जो फॉर्मूला, वो है प्रेशर। प्रेशर, देखो जो प्रेशर है वो है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स क्या है, mlt -2, एरिया क्या है, L²। ये कैंसल, क्या आंसर आया, ml -1 t -2। प्रेशर, प्रेशर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस ये वो स्ट्रेस नहीं है जब फाइनल पेपर उससे रात को जाता है स्ट्रेस हो गया, ये बिल्कुल वो मेजरेबल नहीं है। ये स्ट्रेस है जिसका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये क्या है, सेम हो गया, प्रेशर और स्ट्रेस। तो फोर्स का फॉर्मूला अगेन mlt -2 और एरिया का L²। L से L कैंसल, सेम फॉर्मूला ml -1 t -2, सेम। यार आप ये सोच रहे होगे कि यार मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर दोनों का मतलब सेम है तो फिर दो नाम रखने का मतलब ही क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं ये साइंटिस्ट लोग। स्ट्रेस लग गया, प्रेशर लग गया, एक ही वर्ड यूज करें। प्रेशर बढ़िया वर्ड तो है, सही है। प्रेशर वर्ड यूज किया जाता है लिक्विड और गैसेस के लिए। लिक्विड ने कितना प्रेशर लगाया, लिक्विड ने पिस्टन पे या लिक्विड ने फ्लोर पे कितनी फोर्स लगाई और कितने एरिया पे लगाई, तो प्रेशर ज्यादा है। पानी का प्रेशर ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा है, गैस का स्ट्रेस ज्यादा कोई नहीं वर्ड यूज करता। पानी का कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो फिर स्ट्रेस का होता है। आपने ये मान लो बीम डाले
बिल्डिंग और पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, उस पिलर के पूरे जमीन पे फाउंडेशन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रही है किसी एरिया के ऊपर, वो स्ट्रेस है। सॉलिड में यूज करते हैं स्ट्रेस, लिक्विड में यूज करते हैं प्रेशर। डॉक्टर के पास गए, वो कहते हैं जी गोडे दर्द होते हैं जी मेरे, ठीक है जी, कैसे, क्योंकि ना उसके ऊपर फोर्स लग रही है, बॉडी की फोर्स लग रही है, पैर दर्द होते हैं, बॉडी की बोन है, बोन हड्डी के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर लग रही है। तो कई लोग नॉर्मल प्रेशर बहुत है यार, प्रेशर पैरों पे प्रेशर लग रहा है, ऑकू प्रेशर है, वो एक्चुअल में बोन के लिए वो जो है वो स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं, बोन के ऊपर प्रेशर नहीं लगता, स्ट्रेस लगता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मतलब लिक्विड के लिए प्रेशर वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली। तो बात एक ही है आपके हिसाब से, तो आज की डेट में तो आंसर सेम है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट है, मतलब हाँ हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे, हम इसे अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। स्ट्रेस अलग ही डायमेंशन पे चलेगा, प्रेशर अलग डायमेंशन में चलेगा, दोनों की मतलब एप्लीकेशन ही अलग है। ये पॉइंट क्लियर है पहले। अब एक टर्म है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन ये सुना है कभी? हाँ बोलो बोलो, मुझे पता है क्या बोलने वाले हो, कोई ऐसी मारो शायद हिट कर जाए। आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है, वो कहता है जी आंखों पे स्ट्रेन पड़ा, टीवी मत देख, मोबाइल मत देख, आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। तुम बोलो स्ट्रेन कितना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। स्ट्रेन पड़ेगा तो ठीक है, वो स्ट्रेन है क्या एक्चुअल में? ये वो वाला स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन क्या है इसको समझते हैं। देखो जो स्ट्रेन है, पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूँ स्ट्रेन का, हम कैसे यूज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। और ये स्ट्रेन वर्ड आंखों पे कैसे आए ये भी एक बार डिस्कस करते हैं कि आंखों के लिए स्ट्रेन वर्ड यूज क्यों करते हैं। जो मैं समझा रहा हूँ इसका इस चैप्टर से लेना देना नहीं है, ये आप 6 महीने बाद पढ़ेंगे चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि आपको बोर ना लगे, थोड़ा ठीक समझ में आए कि स्ट्रेन है क्या चीज़। एग्जाम्पल है, आपके पास एक रबर बैंड है, रबर की रॉड है, चलो इलास्टिक है, बड़ी छोटी हो सकती है। आपने एक रबर की रॉड ले ली और इसकी जो लेंथ है वो मान लो 10 मीटर है, L1 10 मीटर है, ये रहा। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, ये ब्लैक कलर का एरिया है A, क्रॉस सेक्शन समझते हो ये वाला। इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाई F। अब जब फोर्स लगाई क्रॉस सेक्शन पे तो बेसिकली आपने क्या लगाया, इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया। कितना स्ट्रेस लगाया? फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना स्ट्रेस लगाया, सही है। अब इससे क्या हुआ, ये रबर बैंड लंबी हो गई। ये कितनी लंबी हो गई? ये इतनी लंबी हो गई, यहां से इतनी लंबी हो गई। तो नई लेंथ, जो नई लेंथ है वो कितनी है? वो 12 मीटर है, 12 मीटर। और ये क्या है? ये L2 है। नई लेंथ 12 मीटर हो गई, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं ये बोलूं कि बताओ व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, लेंथ के अंदर फ्रैक्शनल चेंज कितना है, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? मैथ लगाओ, 10 मीटर से 12 मीटर तो क्या है फ्रैक्शन? 2 तो चेंज इन लेंथ है, फ्रैक्शनल चेंज में 2 डिवाइडेड बाय 10 ओरिजिनल पुट करते हैं हमेशा, डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल होता है। तो फिर से फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, देखो फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। चेंज इन लेंथ कितनी हुई? 2 मीटर, 12 में से 10 गया 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 10 मीटर। डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल के हिसाब से चेंज होता है, राइट, क्लियर है। ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। और अगर सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 या फिर डेल्टा L बाय L1, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऐसे लिखते हैं, ठीक है यहां तक। तो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कोई डाउट इसमें? ठीक। फिजिक्स वाले लोग ना इतने शब्द यूज कर ले तो फिर फिजिक्स क्या पढ़ाएंगे, वो तो ऐसे बोलते जाएंगे, कॉन्सेप्ट कब समझेंगे? छोटा करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल चेंज इन स्ट्रेंथ को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज, लेंथ वाइज स्ट्रेन का फॉर्मूला इज डेल्टा L बाय L, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
इतना नहीं समझाते फिजिक्स वाले, एक लेंथ थी L1, फिर खींच के L2 कर दी, फिर वो बढ़ गई, फिर फ्रैक्शन चेंज हो गया। इतना नहीं है। आज के बाद मतलब जब हम चैप्टर कर लेंगे, उस चैप्टर में ये लैंग्वेज चेंज करेंगे। डेल्टा L बाई L निकाल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल, तो आप डेल्टा L बाई L निकाल लोगे। तो समझ में आ रहा है? मैं फिर एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो, लिखने की जरूरत नहीं है इसे, ये चाहिए भी नहीं आपको। सपोज करो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है, इलास्टिक बॉल है, कैसे भी समझ लो, कंप्रेस हो सकती है। आप इस बॉल को ओशन या सी के नीचे ले गए, पानी के नीचे 3 किलोमीटर नीचे ले गए, क्या लगता है क्या होगा इसके साथ? प्रेशर बढ़ जाएगा। पानी जबरदस्त प्रेशर लगाता है, पानी का वेट बहुत ज़्यादा है। अब एक बाल्टी उठा के देख लो, मैं समुद्र की बात कर रहा हूँ, इतना पानी है। अगर तुम भी 1 किलोमीटर नीचे चले गए ना, सर फट के हाथ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, सर दर्द होएगा। क्यों? क्योंकि पानी आपके ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर। और हो सकता है आपका ब्लड का प्रेशर भी हिला दे। बहुत हाइट पे जाके, बहुत डेप्थ में जाके ब्लड प्रेशर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि देखो ना, ब्लड का प्रेशर स्टेबल है, यहाँ पे आदत है हमें रहने की, वहाँ आदत नहीं है, और वो ज़बरदस्त प्रेशर लगाएगा तो बॉडी को हिला सकता है आपकी, ठीक है। तो वो जो ऊपर जाते हैं नासा, ये सब जा रहे हैं, वो टेस्टिंग होकर जाती है उनकी बॉडी की। ऐसा थोड़ा है कि चल, अच्छा तू जा रहा है, चल यार शाम को मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, ऐसा थोड़ा होगा यार, ठीक है। तो टेस्टिंग है, पानी के नीचे जाना है तो भी टेस्टिंग है, बहुत डीप में जाना है तो टेस्टिंग है, हर कोई जा नहीं पाएगा। तो बॉडी कितना प्रेशर ले पाएगी उसके ऊपर है। तो बॉल है, बॉल क्या होगी? कंप्रेस हो गई। तो मान लो पहला वॉल्यूम कितना है इसका? ओरिजिनल V1 है, ये कंप्रेस हो गई, ये V2 हो गई। चेंज कितना हुआ? डेल्टा V, यानी कि V1 माइनस V2, बड़े में छोटा माइनस कर दिया। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कितना हुआ? डेल्टा V बाय V1, ओरिजिनल वॉल्यूम V1 था। तो इतना थोड़ी ना बोलेंगे फिजिक्स में कि तेरे बॉल थी वो ऐसे छोटी हो गई थी, उसने चेंज ऑफ वॉल्यूम किया था ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है? डेल्टा V बाई V। तो बेसिकली स्ट्रेन पता है क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन इन स्ट्रेन। तुम लेंथ में डेल्टा L बाई L ले लो, तुम डेल्टा V बाई V ले लो, तुम डेल्टा A बाई A ले लो, तुम डेल्टा Y बाई Y ले लो, कोई भी चीज़ का फ्रैक्शनल चेंज क्या कहलाएगा? स्ट्रेन है। कोई भी चीज़, ये जरूरी नहीं कि लेंथ में होगी, एरिया में निकाल लो, वॉल्यूम में निकाल लो, वो स्ट्रेन है। तो इसके अंदर अगर मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला बनाऊं तो स्ट्रेन का कुछ ऐसा फॉर्मूला मेरे पास बनने वाला है, ठीक। स्ट्रेन इज इक्वल टू, आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये स्ट्रेन है। फॉर एग्जाम्पल कौन से डायमेंशन की बात कर रहे हैं ये भी सुन लो। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा L बाय L, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा V बाय V। चलो, हमसे कोई ना पूछेगा इस चैप्टर में कि स्ट्रेन का मतलब क्या, हमसे नहीं पूछेगा। हम तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? बोलो क्या बनेगा? स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, कोई फॉर्मूला यूज करो, ये करो या ये करो, बोलो। डेल्टा L के यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स, L तो यूनिट्स होते ही नहीं किसी के। मीटर, देखो भूल मत जाना, LL करते करते यूनिट्स ही भूल गए, 10th 9th ही भूल गए कि मास के यूनिट क्या हैं। तो मतलब कोई सेब लेने गए, हाँ जी 10 किलो सेब नहीं है, 10 M कर दे। भाई वो कह रहे M क्या होता है मेरे को नहीं पता या 10 L कर दे, ये थोड़ी ना है। kg होते हैं, वो अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम तो एक शॉर्टकट सिंबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा L के यूनिट्स मीटर हैं, L के यूनिट्स मीटर हैं, और जिनके यूनिट्स मीटर हैं उनका डायमेंशन L है। डिनोमिनेटर में भी L है, तो आंसर इज 1। वॉल्यूम से निकाल लो, डेल्टा V का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? L क्यूब, डिनोमिनेटर में भी L क्यूब, आंसर इज 1। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता उसको गलती से जीरो मत पुट कर देना। ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, कॉमन मिस्टेक है। वो जीरो कर देंगे, जीरो है ही नहीं, जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 1 है। आप कहोगे 1 क्यों है? क्योंकि m की पावर 0 है, L की पावर 0 है, और T की पावर भी 0 है। डायमेंशन है ही नहीं, सबकी पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो कई बुक्स ऐसा लिखती हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को 1 लिखती हैं, या ये लिखती हैं, एक ही बात है।
तो लिख लो, ठीक। फिर किया स्ट्रेस, फिर किया स्ट्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो कई बुक्स जब ये न्यूमेरिकल आपसे पूछेंगी व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो सिंबल ई लिखेंगी, कई नहीं लिखेंगी, कई इसका सिंबल ईटा लिखेंगी। इसको लिखते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं ईटा, सिंबल है ईटा, अल्फा बीटा गामा ईटा, ईटा लिखेंगी। कोई इसको छोटा ही लिख देगा, हमें मतलब नहीं क्या सिंबल है, पर नाम क्या है इसका, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी, उसमें यह सिखाया जाएगा कि एक रबर बैंड है, आपने रबर बैंड पे फोर्स लगाई, ये रबर बैंड बड़ी हो गई, तो आपने इस पर क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया था, फोर्स बाय एरिया, और इसमें क्या जनरेट हो गया, स्ट्रेन जनरेट हो गया, और हम इसकी रेशियो निकालते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे 3-4 किस्म की रबर्स आपको कंपनी दे देगी, आप लैब में बैठे हो एज ए साइंटिस्ट, आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैठे हो, आपका काम कुछ नहीं है, टायर की कंपनी में R&D डिपार्टमेंट में हो, क्या करते हो, वो रबड़ लाके देते हैं, आप टेस्टिंग करते हो, रबड़ में रबड़ को लटका लटका के उसको लोड लगा लगा के टेस्टिंग की जाती है, स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, जिसकी रेशियो सबसे बड़ी होगी उसकी इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट बड़ा होगा, वो रबर बैंड सबसे इलास्टिक होगी, बढ़िया रबड़ है। और जिसमें हार्ड रबड़ चाहिए उसकी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कम रखी जाती है। तो 4 में से कौन सा मटेरियल परचेज करना है, ये लैब में ऐसे टेस्टिंग होती है। ये थोड़ी ना है कि पहले माल डाल दिया फिर माल ठीक नहीं आया, तो बेसिकली आपको पहले रबर बैंड को टेस्टिंग करनी पड़ेगी लैब में कि ये मटेरियल एकदम सही बैठेगा, और वो ऐसे टेस्टिंग होती है।
चलो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आएगा चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस पे स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला देख लें। स्ट्रेस का बोलना क्या है, ml -1 t -2, और स्ट्रेन का 1, तो आंसर क्या है ml -1 t -2। ये तो सेम स्ट्रेस वाला नहीं हो गया, चेक कर लो, यही हो गया ना। तो फिर लिख लो ब्रेक डाल के एक, क्या, प्रेशर, प्रेशर का, स्ट्रेस का, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला सेम है, ml -1 t -2। आपको ये क्या नई आइटम ले आए, यंग्स एंड बल्क। ये ना इलास्टिसिटी की टाइप्स हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ना दो किस्म की होती है, एक यंग्स मॉडुलस और एक बल्क मॉडुलस। तो बेसिकली ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के दो नाम हैं। तो कोई भी पेपर में ये आ जाए फॉर्मूला प्रेशर का लगा देना, छोड़ो यार तुमने इतनी फिजिक्स पढ़नी क्या है, तुमसे कोई ना पूछेगा कि क्या फॉर्मूला है, तुमसे सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला वहाँ करवाएगा कि तुम डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तुम प्रेशर का याद कर लो, वही प्रेशर का, वही स्ट्रेस का, वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सेम है। अब इससे अच्छा और तरीका क्या याद कराऊंगा, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। मतलब 5 की का एक फॉर्मूला याद करना है, सेट बना रहा हूँ ना, लिखवाई ऐसे रहा हूँ जहाँ 5 का 1 रिड्यूस होके 1 हो जाए, बस कम याद करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या हुआ बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या है, ml -1 t -2, यही है क्या, चेक करना। और डिस्टेंस क्या है, l, तो आंसर इज ml -2 t -2। प्रेशर का चेक करो, यही है ना, प्रेशर का चेक करो। अब एक काम करो, जहां एक नोट लिखा था ना कि वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका फॉर्मूला क्या था, ml -1 t -2। इसका भी क्या है, ml -2, सॉरी मुझे लगा सेम, ml -1 नहीं ml, ठीक है ऐसे रहने दो, ये इंडिपेंडेंट अलग हो गया। तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ml2 t -2, ठीक है। और देखने में एकदम मुझे लगा शायद एनर्जी के साथ मैच करता है, नहीं करता तो रहने दो, मत क्लब करो ऐसे, बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, इसको लग रहने दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये ना टर्म रोटेशनल मोशन की टर्म है, ये ना नॉर्मल यूज नहीं करते, जहां बॉडी घूमती हैं ये वहां यूज की जाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो ये कहाँ यूज होता है बस ये बता रहा हूं, लेकिन मैं निकालना बता नहीं पाऊंगा, ये बहुत लंबा एक 2 लेक्चर का काम है। मतलब मोमेंट इनर्शिया नाम का चैप्टर है पूरे सिलेबस में, जिसमें 3 लेक्चर लगेंगे सिर्फ ये सीखने के लिए व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको यूज कैसे करना है, लंबा काम है। पर एक लाइन में अगर इसे समझाना हो तो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, आपने इंक्लाइन प्लेन से 3 बॉडीज ली, सॉलिड स्फीयर, रिंग और डिस्क, मास सबका 10-10 kg, कोई चेंज नहीं, रेडियस सबका सेम, छोड़ दिया तीनों को, कौन पहले नीचे आएगा,
सेम आएंगे नीचे या फिर अलग अलग होके आएंगे? मास सेम है, रेडियस सेम है, बॉडीज अलग है। स्फेयर, रिंग और डिस्क। रिंग पहले आएगी, स्फेयर पहले आएगा। अब कैसे हिसाब लगाते हो, कैसे? ना कोई रेजिस्टेंस नहीं, एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, सेम आएंगे? बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, स्फेयर पहले आएगा। अब ये क्या गेम है? शेप से रोटेशनल मोशन पे फर्क पड़ता है। आपकी शेप कैसी है, रिंग है, डिस्क है या स्फेयर है, उससे मोशन पे डिपेंड करता है मोशन कैसी है। कोई तेज रोल करेगा, कोई कम करेगा, एक्सीलरेशन चेंज हो जाती है। अब ये लंबी कहानी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई ऐसी चीज़ है जो मास एंड शेप दोनों को इकट्ठा लेके चलता है। मास वर्ड सिर्फ मास लेके चलता है, एम वर्ड में शेप नहीं छुपा हुआ, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास एंड शेप दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये वहां अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, लंबी स्टोरी है। इसका फॉर्मूला नोट कर लो। इसका फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? m इंटू एल का स्क्वायर। m इंटू एल का स्क्वायर लिख लो। यूज होता है ये, m इंटू एल स्क्वायर यूज होता है। तो जिनके स्कूल चल रहे होंगे उनको ये क्वांटिटी देख रखी होंगी, कुछ कुछ क्वांटिटीज दिखी हुई हैं कुछ कुछ। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में बेसिक देखी हुई हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये क्वांटिटी दिखेंगी आपको उनके पेपर में। पेपर में तो सब कुछ डालेगा यार। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट है टॉर्क। ये आईसीएसई और सीबीएसई की बात हो गई है। तो आईसीएसई वालों ने टॉर्क किया होगा, किया है कोई आईसीएसई वाला? किया है, टॉर्क सुना होगा। सीबीएसई वालों ने टॉर्क सुना हुआ है लेकिन किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं। गाड़ियों में सही कह सकता है, गाड़ियों में सुना है, सही है। देखो, अगर किसी भी बॉडी को रोटेट करना है तो उसमें ना रोटेशनल मोशन पैदा करने के लिए टॉर्क लगाना होता है। बिना टॉर्क के कोई बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। आपको जी मैं तो फोर्स लगाऊंगा, फोर्स से रोटेट कर सकती है। मैंने कहा ठीक है, ये ले, ये रही डिस्क, चल रोटेट कर, तेरी जो इच्छा है फोर्स लगा। वो कहता देखो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ये देखो लगा ले फोर्स। घुमानी तो ऐसे है बॉडी और फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फोर्स कहाँ लगाई ये मैटर करेगा। फोर्स अगर टेंजेंशियल लगेगी तो ये बॉडी घूमेगी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी और उसने रोटेशनल मोशन जनरेट कर दिया तो टॉर्क जनरेट हो गया। जबकि अकेली फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती, डायरेक्शन मैटर करती है। अब ये थोड़ी लंबी स्टोरी होगी फिर से। तो आप अगर दरवाजे को खोलना चाहते हैं, आप हैंडल कॉर्नर पर रखते हैं, आप जाओ ना हिंजेस से खोल के दिखाओ, सवाल ही पैदा, आप हिंजेस से खोल ही नहीं पाओगे। हिंजेस के ऊपर जाके खोलोगे जान लग जाएगी, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, पक्की बात है। जहाँ पे वो दरवाज़ा क्या होता है, हिंज लगा रखे होते हैं, वहाँ से खुलेगा ही नहीं दरवाज़ा। जबकि तुम कितनी ही फोर्स लगाओगे तब भी नहीं खुलेगा। अब बताओ, इसका मतलब कुछ तो रोटेशनल मोशन का इफेक्ट आ रहा है। कहाँ फोर्स लगी वो मैटर कर रहा है। तो उसमें टॉर्क जनरेट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स पे डिपेंडेंट है लेकिन साथ पे डिस्टेंस भी है। अगर डिस्टेंस तुमने एक्सिस से 0 ले लिया तो फोर्स अकेली कुछ कर नहीं पाएगी, टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो फॉर्मूला लिख लो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये भी पढ़ेंगे। ये तो एक ये नाम जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये उतने चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक नहीं है फिजिक्स में। टॉर्क एक चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर है, स्ट्रेस स्ट्रेन एक चैप्टर है। कम से कम 22-23 चैप्टर है, 22-23 फॉर्मूला है कम से कम मेजर जो है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है फोर्स का फॉर्मूला बोलो, mlt -2, डिस्टेंस का l मल्टीप्लाई करो ml2। हाँ, अब तो मैं कर सकता हूं। ये किसके साथ मैच कर रहा है? एनर्जी। जहां तुमने लिखा था ना पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, हीट एनर्जी, साथ में ना डाल लो टॉर्क। टॉर्क भी सेम है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग चीज है, वो टॉर्क नहीं है। तो जहां तुमने लिखा था वर्क, पोटेंशियल, काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक, वहां टॉर्क भी लिख लो, उसका फॉर्मूला भी एक्चुअली सेम है। क्योंकि ये ना आपको कम से कम 5-6 फॉर्मूला के एक ही रिजल्ट देगी, वो ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो टॉर्क न्यूटन मीटर। और वैसे इसका सिंबल पता है क्या होता है? ये होता है टाउ। इस सिंबल को टाउ बोलते हैं, टाउ।
टॉर्क बोल देते हैं कभी कभी शॉर्ट में, वैसे इसका नाम टाउ है, अल्फा बीटा गामा ईटा टाउ। ठीक, पूरा परिवार है सिंबल्स का यार। नेक्स्ट है, ये भी बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला यूज होता है यार, बहुत यूज होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका सिंबल आपने सुना हुआ है कैपिटल जी, वैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट है, पर हर ग्लास के लिए डिफरेंट है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स में चले जाओ, जुपिटर में जाके पढ़ाई कर लो, तब भी जी सेम ही रहेगा। ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चेंज नहीं होएगा ये, मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, जहां मर्जी कर लो। कोई ऐसा फॉर्मूला बोलो जिसमें जी आता हो, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो तुम जी का निकालना चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 बना फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt -2, r का कितना, l का स्क्वायर, l का स्क्वायर, मास का कितना m और m, ये रहा, m से m कैंसल, m रेज टू पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ये लो ना ना, बस मेरी तरफ से कुछ मत याद करो, ये याद कर लो, हिम्मत है तो, मेरी में हिम्मत नहीं है याद करने की, तुम भूल जाओगे यार। तुम्हें कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म याद करना पड़ेगा कि अगर तुम भूल गए ये फॉर्मूला, बना तो सको पेपर में, तो तुम्हें बेसिक फॉर्मूला देख लेनी चाहिए, ताकि अगर फॉर्मूला डायमेंशन में कंफ्यूजन हो जाए तो बेसिक फॉर्मूला उसको बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड पता ही है क्या होता है, क्या होता है, टी, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, टाइम तो टाइम है। आपको अगर फिर लिखवाया क्यों, टाइम तो टाइम है। टाइम पीरियड स्पेशल वर्ड है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं छोटा टी, और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा टी। फर्क, ये क्या फर्क है? टाइम तो टाइम होता है। किसमें? हाँ, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम यहां से टू एंड फ्रो गया, 2 सेकंड में आया, दोबारा गया 2 सेकंड में आया, दोबारा गया 2 सेकंड में आया, इसका टाइम पीरियड है विच इज कांस्टेंट, हर बार 2 सेकंड है, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन 2 सेकंड में है, वो टाइम पीरियड है। स्मॉल टी है इंस्टेंटेनियस टाइम, 1 घंटे तक ऐसा करता रहा, 2 दिन तक करता, 2 दिन स्मॉल टी है, 2 दिन या 2 घंटे स्मॉल टी है। स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, पर कैपिटल टी 2 सेकंड ही है। एक चक्कर का टाइम इज टाइम पीरियड। ठीक, पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है, वैसे आने वाले टाइम में बता भी दूंगा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है। अब इसमें एक टर्म है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सुना होगा, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, न न्यू सिंबल नाम है, अल्फा बीटा गामा ईटा न्यू, ये भी आ गया बीच में। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। ऐसा क्यों होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो 1/t से लिखा देना क्या है उसका? हाँ ठीक है, मैथमेटिकली ये इसका मतलब जो आप कह रहे हो कि कैपिटल टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी सेकेंड्स में बोलो कितने रेवोल्यूशंस हैं? एक। कैपिटल टी टाइम, एक रेवोल्यूशन क्या है? तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हैं? ये लो, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसलिए फ्रीक्वेंसी 1/t है, 1/ छोटा टी नहीं है, 1/ बड़ा टी है। तभी मैंने छोटा और बड़ा टी के बीच में डिफरेंस बताया है, क्योंकि एक चक्कर का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी सेकंड में 1 रेवोल्यूशन है, 1 सेकंड में 1/t रेवोल्यूशन है। तो ठीक है, आप शॉर्टकट याद कर सकते हो, आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो वैसे ही पूछ लिया मैंने। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 टाइम पीरियड, तो t रेज टू पावर -1, t रेज टू पावर -1।
क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका सिंबल है थीटा, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। देखो क्या होता है बेसिकली, जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है, जब वर्ड एंगुलर आ गया ना, मतलब बॉडी सर्कल में घूमेगी घूमेगी, फिजिक्स में एंगुलर मीन सर्कल में घूमना। अगर कोई बॉडी यहां पे थी ए पॉइंट पे और थोड़ी देर में घूमती हुई कहां पर आ गई, बी पॉइंट पर आ गई, हम बोलते हैं कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, ठीक है, x 10 मीटर 4 जो भी लेंथ है उसकी। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या मेजर होता है, उसने सेंटर पे एंगल कितना कवर किया, ए से बी जाने पे उसने एंगल कितना कवर किया, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। और इसमें थीटा होता क्या है, फॉर्मूला आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। आर्क क्या होता है मीटर में, रेडियस क्या होता है मीटर में, आंसर इज 1। तो एंगल यहां पे लिख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल एक ही बात है। एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बहुत यूज होता है पेपर में ये। आपने 1 बोलना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल 1, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है इसका। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसका सिंबल है ओमेगा, ओमेगा। एक बात बताओ, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v, v क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी पता है क्या होती है, एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। तो एंगल बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम की जगह एंगल बाय टाइम, ठीक। एंगल डायमेंशनलेस है, टाइम क्या है t, तो क्या बनेगा फिर से t की पावर -1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, t की पावर -1, सेम है, ठीक है। रादर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, इसका फॉर्मूला भी सेम है। तो लिख लेना है कि कोई भी वर्ड आएगा t की पावर -1 से बात बन जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट।
फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसका मतलब है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का मतलब क्या है mlt -2, लेंथ का मतलब क्या है l से l कट गया mt -2। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट L। देखो पता लग ही रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, मतलब जैसे एक पेंडुलम है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 6 मीटर, लास्ट वैल्यू इसकी कितनी है 6 मीटर, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है 6 मीटर, तो उसका एम्पलीट्यूड है 6 मीटर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे L, L मीटर में है ना तो L। ठीक है, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत यूज होना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो सिंबल है वो ईटा है, ईटा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा। देखो होता क्या है, हम लिक्विड चैप्टर में पढ़ेंगे कि लिक्विड चैप्टर के अंदर 2 किस्म के लिक्विड होंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, पानी की स्पीड ना बहुत तेज़ होती है बहने की, मतलब बहुत स्पीड से निकलता है। ये ना बहुत थिक लिक्विड नहीं है, पतला लिक्विड है, और एक लिक्विड आपने डाल दिया, हनी शहद डाल दिया, मोटर खराब कर देगा पर बहने को तैयार नहीं है। जो मोटर है उसकी पूरी वाइंडिंग उड़ा देगा लेकिन बहेगा नहीं, जितना मर्जी फोर्स लगा दो इसे नहीं बहना। ठीक, ये थिक लिक्विड है। हम थिक थिन नहीं बोलते, हम विस्कस नॉन विस्कस बोलते हैं। तो हनी विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है, और पतला लिक्विड वाटर इज अ नॉन विस्कस लिक्विड। अब कोई लिक्विड, 3 किस्म के लिक्विड है, एक की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, एक की कम, एक की बिल्कुल कम। जो बिल्कुल कम है वो पतला लिक्विड है, और जब सबसे ज्यादा है वो हनी है, बहुत गाढ़ा लिक्विड है। तो विस्कोसिटी ये बताती है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां यूज होगा, एक एक्सपेरिमेंट आएगा हमारे कोर्स में। एक लोहे का स्फेयर है, आपने पानी में डाल दिया या लिक्विड में डाल दिया, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। आपने क्या किया, इसको जब डाला तो इसने v वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, और रेडियस r है। तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ और इसको रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। पानी में जब ये जाएगा तो लिक्विड फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका ये फॉर्मूला है, फ्रिक्शनल फोर्स का ये फॉर्मूला है। ये आपको याद करना है। और आपको इसमें ईटा का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो F डिवाइडेड बाय 6 पाई r इंटू वी। फोर्स का मतलब क्या है, mlt -2, 6 पाई का कुछ नहीं, रेडियस का l, वेलोसिटी का lt -1। l से l कैंसल, आंसर ml -1t -1। ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं याद करना तो एक काम कर लो, या तुम सीधा वही याद कर लो, तुमसे कोई पूछेगा तो है नहीं है। ml -1 t -1 तुम नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं। ये न्यूमेरिकल में कम से कम 50 बार यूज होगा, 50 टाइम्स। ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, ml -1 t -1। ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में, सीधा वो पूछा जाएगा, ml -1 t -1। क्लियर है यहाँ तक? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद रखना है। इसका F = 6 पाई ईटा RV, यहीं से निकला है ना। F का मतलब फोर्स है और हमने ईटा निकालना है। पर मैं कह रहा हूं कि इसको याद 2 फॉर्मूले क्यों, जब यही याद कर रहे हो उससे अच्छा वही याद कर लो यार, वो तो यूज होना ही है। आप इतनी लंबा क्यों करोगे ना, ml -1 t -1 ही कर लो यार, बाकी फॉर्मूले तो फिर भी याद हो रहे हैं। ये जबरदस्ती जरूरत एक्सपेरिमेंट थोड़ा याद करना है।
तो सीधा कर लोगे तब भी चलेगा, आपसे कोई ना पूछेगा डिटेल इसकी। ईटा हाँ डिफरेंट होता है, विस्कोसिटी अलग हो जाएगी। ठीक, गर्म ठंडे पानी से भी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, और तो छोड़ो मॉलिक्यूल में मोशन आ जाता है। ठीक, तो यहाँ वो विस्कोसिटी का तो चैप्टर है सिलेबस में, ये तो टॉपिक थोड़ी ना है, ये कोई फेयर का क्वेश्चन थोड़ी ना, पूरा चैप्टर है, 3 लेक्चर का काम है विस्कोसिटी को सीखना। ये मत समझना कि ये हो गया, ये तो भी शुरू भी नहीं हुआ। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेव लेंथ क्या होगा इसका? हाँ क्या होगा? एल। भाई लेंथ है, चाहे वेव की लेंथ है चाहे टेबल की लेंथ है, लेंथ तो लेंथ है, तो आंसर इज एल। तो वेव लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये केमिस्ट्री में यूज होगा। फॉर्मूला एनर्जी, एनर्जी इनटू टाइम है। एनर्जी का मतलब एम एल टी माइनस टू, चेक करना यही था कि एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी कोई भी चेक करो। हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो फिर, एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, टेंशन या सिंपली फोर्स, सब एक ही बात है। एम एल टी माइनस टू, ये एक ही बात है, ऐसे नोट कर लो। देखो जो फोर्स है वो तो एम एल टी माइनस टू है। टेंशन, टेंशन बता देता हूं। एक रस्सी है, रस्सी जब टाइट हो जाती है उसमें फोर्स आ जाती है। रस्सी की फोर्स को फोर्स नहीं बोलते फिजिक्स में, रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं। तो रस्सी में कितनी टेंशन है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्ट्रिंग की टेंशन निकालो, स्ट्रिंग की फोर्स निकालो, तो टेंशन फोर्स एक ही बात है। नेक्स्ट है, मतलब अगर मैंने टेबल को खींचना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने 10 न्यूटन की टेंशन लगाई, नहीं ये नहीं है, मैंने फोर्स लगाई। पर स्ट्रिंग में क्या आ जाती है? टेंशन। ना मैं स्ट्रिंग की फोर्स को टेंशन बोलते हैं, होती फोर्स है। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का मतलब होता है लिक्विड की फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कोई स्फेयर को अगर डाला, किसी बॉडी को पानी में डाला, तो पानी उसे क्या करेगा? अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगाएगा वो विस्कस फोर्स है। ये भी फोर्स का फॉर्मूला फॉलो करेगी। विस्कस ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, फोर्स, टेंशन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सब फोर्सेस हैं, इनका एक ही फॉर्मूला है। क्लियर है? तो ये वर्ड आ जाएंगे तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। आप सोचेंगे कि ये टेंशन और सरफेस टेंशन एक है ना, ये एक नहीं है। जब टेंशन आएगी तो फिर टेंशन फोर्स है, पर सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फर्क है, ध्यान से पढ़ना इसे क्वेश्चन में। MLT -2 डिवाइडेड बाय L, L से L कैंसल, MT -2, MT -2। ये सरफेस टेंशन वर्ड कहाँ से आ गया है? ऐसे पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में सरफेस टेंशन का, बताता हूँ क्या है ये। हिंट दे रहा हूँ कि सरफेस टेंशन कहाँ यूज होती है। सरफेस टेंशन एक लिक्विड की ना प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे हिला, एक मॉलिक्यूल बिना हिले, तो उसका टॉप की जो सरफेस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई मेम्ब्रेन, और वो टाइट होती जाती है। कोई लिक्विड की ये प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग है, हम बोलते हैं उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन है तो ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों? मतलब खड़ा खड़ा पानी ऐसे ही वो टाइट होता रहता है, क्यों? देखो, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स है। हर मॉलिक्यूल पड़ोस का मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है, इसे खींच रहा है, इसे खींच रहा है, आपस में नेट फोर्स क्या करता जा रहा है? जीरो। तो जैसे मेरे को कोई इधर खींचे 10 न्यूटन, इधर खींचे 10 न्यूटन, मैं हिलूंगा नहीं, 10 और 10 आपस में कैंसल। तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल आपस की फोर्सेस को कैंसिल कर रहे हैं, तभी ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो आपका अगर पानी खड़ा हुआ तो खड़ा ही रहता है, मॉलिक्यूल मूव भी नहीं करता, क्योंकि नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। नहीं, इसलिए नहीं, इतना भी स्ट्रॉन्ग टेंशन नहीं है कि हमें असर नहीं करती, मतलब हमारे लेवल पे फर्क नहीं पड़ता। पानी खड़ा है, हमें नहीं पता लगेगी, लेकिन बताता हूँ किसको पता लगेगी। तो अगर आप टॉप के मॉलिक्यूल्स की बात करो, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल को पानी का मॉलिक्यूल पड़ोस का कहता है चल तू नीचे आ जा मेरे पास, मैं तेरे को खींचता हूँ, खींच रहा है। लेकिन इसके ऊपर कौन है? एयर है, मीडियम चेंज हो गया। एयर का मॉलिक्यूल कहता है तू टेंशन ना ले, मैं भी बैठा हूँ, तेरे को खींचता हूँ। अब बताओ, पानी की फोर्स ज्यादा होगी कि पानी और एयर की फोर्स ज्यादा होगी? पानी की, क्यों एयर की नहीं? एयर की होती है ना, ग्लास में पानी डाला उड़ गया, एयर ले गई, तो ऑब्वियसली नहीं उड़ता पानी, इसका मतलब वाटर की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मॉलिक्यूल में अब देखो ना कंपटीशन हो गया, रेड वाला वेक्टर, ये रेड वाला फोर्स जीत गया, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा ये पार्टिकल नीचे खिसक जाएगा। जितने सरफेस के पार्टिकल हैं थोड़े थोड़े नीचे खिसक जाएंगे, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि एयर खींच नहीं पा रही और वाटर के मॉलिक्यूल खींच पा रहे हैं। अब इमेजिन करो 1 मिनट के लिए, ये मान लो आप वाटर के मॉलिक्यूल्स आप सब, और ये टॉप की सरफेस है, तो ये मॉलिक्यूल को मैं खींच नहीं पा रहा, तो पीछे हो गए, तुम रेस्ट पे हो, लेकिन ये एयर के कांटेक्ट में तुमने इसको पीछे खींच लिया, तो ये सब टाइट हो गए, तो एक सॉलिड की तरह, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो आपने देखा होगा खड़े पानी के अंदर ना जो मॉस्किटो है, मच्छर बहुत बैठे होते हैं, एकदम रेस्ट कर रहे होते हैं। चलता पानी कर दोगे ना डूब जाएंगे, उनको नहीं आता आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ना उनको तैरना आता है, डूब जाएंगे मच्छर। लेकिन खड़े पानी में आराम से बैठेंगे, घर भी बना लेंगे अपना, क्योंकि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, मॉलिक्यूल बहुत टाइट है, उनको स्पेस मिलती है, और वो लाइट होते हैं, मॉस्किटोज का वेट तो नेग्लिजिबल है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं क्योंकि वो टाइट है। चलते पानी में नहीं बैठेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल हिल रहे हैं। तो ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। तो मच्छर जब बैठता है ना, ये पढ़ाया जाएगा, ये सरफेस ऐसी कर देता है, दबा देता है हल्की सी, बट तोड़ता नहीं। अगर ये सरफेस टूट गई, मॉलिक्यूल हिल गए उससे, फिर वो डूब जाएगा, या तो उड़ जाएगा या डूब जाएगा, एक ही चीज होगी। बट पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से सरफेस हो जाती है। चलो लंबी कहानी है, तो इसको अभी बाद में करेंगे। तो फॉर्मूला क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला दिखा लगता है? हाँ दिखा लगता है। किसके साथ? फोर्स कांस्टेंट। हाँ, फोर्स कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम है, लिख लो, ये लो, ये सेम है।
ठीक, एक एनर्जी है जिसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, देखो बाकी सारी एनर्जीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम था, मैंने बोला था एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब सेम है, पर सरफेस एनर्जी सेम नहीं है। सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ml2t माइनस 2, एरिया का क्या है L स्क्वायर, ये कट गया, आंसर mt माइनस 2। अरे तो सेम हो गया, ये भी लिख लो, ये लो ऊपर वाले फॉर्मूले में सरफेस एनर्जी, ये भी सेम है, ये लो। तो सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन और ये जो वैल्यू है फोर्स कांस्टेंट की तीनों सेम है, ऊपर लिख लो, सरफेस एनर्जी भी सेम है। अच्छा है ना, किसी एक फॉर्मूले को याद कर लो, बात ही खत्म। 3 याद करने की जरूरत क्या है तुम्हें, क्लब करके ना फायदा है, छोटा हो जाएगा चैप्टर। कितने हो गए फॉर्मूले, 30। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको केमिस्ट्री में यूज करेंगे आर। गैस की इक्वेशन केमिस्ट्री में सिखाई जाएगी 1 मोल के लिए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू RT ऐसे, PV इज इक्वल टू RT ऐसे। nRT पर हम यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं करते, नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेशन नहीं होती हमारी, 1 के लिए चलता है। तो इसके अंदर R का मतलब है प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर। बोलो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml माइनस 1 T माइनस 2 है, चेक करो प्रेशर का, इनटू वॉल्यूम का क्या है L3 और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ml स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, और लास्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एन केमिस्ट्री में एन मोल्स यूज करते हैं, फिजिक्स में नहीं करते। आर आएगा तो यही करना है, केमिस्ट्री ओपन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स में इसमें फिर। ठीक, तो वैसे आर कम ही यूज होता है, वैसे जो होता है इसमें ये पुट करना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो पढ़ा होगा एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा नहीं। तो जो गैस कांस्टेंट क्या है, कितना ml2t माइनस 2 K माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, यही फॉर्मूला सेम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, सेम एक ही बात है। T फॉर टेम्परेचर है, T फॉर टेम्परेचर है, वो टाइम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये सीखा ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, पर मैंने ये नहीं सिखाया कि हमने किया क्यों। मतलब साइंटिस्ट लोग क्या फ्री थो ना बैठे थे, आज टाइम नहीं पास हो रहा, काम करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला बना के रख लेते हैं, कोई तो रीज़न होगा। इसके ना 3 एप्लीकेशंस हैं, वो 3 एप्लीकेशंस नेक्स्ट टाइम का लेक्चर है, तो नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे कि एक्चुअल में हमने इसको किया क्यों है। तो यहाँ तक क्लियर है।